फ्रेंड्स, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिज़िक्स विद हरदीप सर। देखिए, आज हम आपके सामने क्वांटम फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक का नाम है द रमन इफ़ेक्ट, द रमन स्पेक्ट्रा। तो देखिए, रमन इफ़ेक्ट इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा इन्वेंटेड था। अब देखिए, रैले के साथ जब रैले की बात करते हैं, मैं यहाँ पे 3 नाम आपको बताऊंगा और आपको बहुत ही पूरा फोकस करके स्टार्टिंग के 5-10 मिनट आपको आराम से सुनने हैं। उसके बाद हम लेक्चर शुरू करेंगे, लेकिन उसमें जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो सारी बातें बेस हैं। सारा उसमें रमन इफ़ेक्ट मैं कंप्लीट कर दूंगा स्टार्टिंग के 5 मिनट में। उसके बाद हमारा नोट्स से जैसे चलेगा वैसे जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, हम इसको स्टडी करेंगे और अच्छे से। फर्स्ट चीज़ क्या है रमन इफ़ेक्ट में कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक साइंटिस्ट आएगा रैले। क्या आएगा? एक साइंटिस्ट आएगा रैले। जो रैले साइंटिस्ट था उसके अंदर हम रैले इफ़ेक्ट की बात करते हैं। रैले की जो स्टडी थी वो रमन की स्टडी से पहले आई थी। और रैले ने क्या कहा था, वास्तव में इन्होंने कहा क्या था, पहले ये समझते हैं। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी मटेरियल है, या कोई भी किसी के अंदर पानी भरा हुआ है या कुछ भी भरा है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है किसी पॉट के अंदर, उसके ऊपर जब आके कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है, उसके अंदर से गुजरती है, तो उसके अंदर से गुजरने के बाद जब वो वहाँ से स्कैटर्ड होती है, अब स्कैटर्ड होगी लाइट, यहाँ पर लाइट ना तो यहाँ पर परावर्तित होगी, ना अपवर्तित होगी, ना रिफ्लेक्टेड ना रिफ्रैक्टेड, हम बात करेंगे यहाँ से स्कैटर्ड। और स्कैटर्ड का मतलब क्या है कि पहले जो रेडिएशन आ रही है इधर से वो एब्जॉर्ब कर लेंगे सारे के सारे मॉलिक्यूल, सारे अणु उसको अवशोषित कर लेंगे, सारे मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये फर्दर फिर मॉलिक्यूल इसको इमिट करेंगे अपने अंदर से। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल से टक्कर मार के, मॉलिक्यूल के साथ टक्कर करके वो नहीं जाएंगे, बल्कि मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इंसिडेंट रेडिएशन को जो इधर से आ रही है ये वाली, इसको मॉलिक्यूल कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद इसको क्या करेगा, वो इमिट करेगा। यानी कि एब्जॉर्ब्ड लाइट को इमिट करेगा, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन को वो इमिट करेगा। पहले एब्जॉर्ब हो जाएगी फिर इमिट हो जाएगी, उसको कहते हैं स्कैटर्ड लाइट। तो जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है वो लाइट उतनी ही वेवलेंथ की होगी जितनी वेवलेंथ की लाइट इधर से आ रही है। यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन एंड स्कैटर्ड रेडिएशंस हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी और इक्वल वेवलेंथ। ये जो बात है रैले ने बताई थी, इसको कहते हैं रैले लाइन या एक्साइटिंग लाइंस, रैले लाइन या एक्साइटिंग लाइंस। यानी कि अपने को ये बात क्लियर होगी कि जो रैले लाइंस हैं या एक्साइटिंग लाइंस हैं वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी की हैं, उतनी ही वेवलेंथ की हैं जितनी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट आ रही है। क्लियर होगी बात? यानी कि इंसिडेंट की वेवलेंथ या एनर्जी, आप एनर्जी को एच न्यू से लिखते हो। अब देखिए, एनर्जी को एच न्यू से भी लिखते हो, एनर्जी को एच सी बाय लैम्डा भी लिखते हो, क्योंकि न्यू को सी बाय लैम्डा लिखते हो, तो उसको ये लिख सकते हो। और सी और 1 बाय लैम्डा को क्या लिख सकते हो, एक चीज़ और पता है आपको, 1 बाय लैम्डा को लिख सकते हो आप वेव नंबर। 1 बाय लैम्डा होता है न्यू बार वेव नंबर, तो इसको एच सी न्यू बार भी लिख सकते हो। 1 बाय लैम्डा को न्यू बार लिख दिया, एच सी न्यू बार। यानी कि मैं एनर्जी को अब एच न्यू नहीं बोलूँगा, मैं एच सी न्यू बार बोलूँगा, एक ही बात है। यानी कि जो एनर्जी इधर से आ रही है फोटोन की, एच सी न्यू बार है, और जो यहाँ से निकल रही है वो भी एच सी न्यू बार है। कहने का मतलब आप एनर्जी लेवल बना सकते हो ना, ये पहला एनर्जी लेवल E1, फिर ये पहला दूसरा एक्साइटिंग एनर्जी लेवल E2, ये कोई तीसरा लेवल E3, समझाने के लिए। मान लीजिए जब एनर्जी आ रही है, पार्टिकल पड़ा है यहाँ पर E1 लेवल में, इधर से जब रेडिएशन आएगी, चलो रेडिएशन को मैं अलग कलर से, इधर से जब रेडिएशन आएगी तो रेडिएशन आ रही है एच सी न्यू बार एनर्जी की, एब्जॉर्ब करके यहाँ पहुँच जाएगा। अब जब वापस, जब यहाँ पहुँच गया एब्जॉर्ब करके, वापस जब नीचे आएगा तो इसी लेवल में ही आएगा E1 में।
मतलब जो यहाँ से रेडिएशन इमिट करेगा वो भी एच सी न्यू बार एनर्जी की ही होगी, एच सी बाई लैम्डा, मतलब एच सी न्यू बार इज वेव नंबर, 1/λ को न्यू बार लिख सकते हैं, आपको पता है तरंग संख्या वेव नंबर, तो उतनी एनर्जी की होगी। यहाँ जो लाइन मिलेगी होगी रैले लाइन, रैले लाइन। लेकिन रमन ने कहा ऐसा होता ही नहीं है। रमन ने क्या कहा, ऐसा नहीं होता। जितनी फ्रिक्वेंसी की लाइट या जितनी एनर्जी एच सी न्यू बार की लाइट आ रही है उतनी एनर्जी की लाइट नहीं मिलती, उससे कम एनर्जी की या उससे ज़्यादा एनर्जी की लाइट मिलती है, उससे कम एनर्जी की या उससे ज़्यादा एनर्जी की लाइट मिलती है। समझ पा रहे हो बात, कि एच सी न्यू बार एनर्जी का कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि जब वो पार्टिकल इमिट करेगा, इमिशन करेगा, तो वो इतनी ही एनर्जी इमिशन करेगा। उसके कहने का मतलब क्या था, अगर हम यहीं से समझें, अब यहाँ पे हमने एक बात देखी कि ये यहाँ से चल रहा है E1 एनर्जी लेवल से और पहुँच रहा है E3 एनर्जी लेवल में, ठीक है, और वापस फिर E1 में आ जाता है, तो यानी कि जितना एब्जॉर्ब उतना ही इमिट। अब अगर वो वापस E1 में ना आए, समझ पा रहे हो, यानी कि अगर मैं दोबारा बताऊँ यहाँ पे लेवल को ड्रॉ करके, ये E1 लेवल था, ये E2 लेवल था और ये आपका E3 लेवल था। वो जब जा रहा है, इधर से जो लाइट आ रही है वो तो उतनी ही आ रही है पहले जितनी, कितनी आ रही है, एच सी बाई लैम्डा, यानी कि एच सी न्यू बार, एच सी बाई लैम्डा, 1/λ को न्यू बार लिख दिया, एच सी न्यू बार एनर्जी आ रही है। यहाँ पर पार्टिकल पड़ा है, एब्जॉर्ब कर ली सारी एनर्जी, पहुँच गया यहाँ पर E1 से E3 में पहुँच गया, लेकिन वापिस जब वो आया तो वो E1 से E3 तो पहुंचा था, लेकिन वापिस जब वो आया वो E3 से E2 में ही वापिस आया। यानी कि ये जो एनर्जी गैप है, अगर इसको मैं डेल्टा E लिख दूं, ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको मैं डेल्टा E लिख दूं, डेल्टा E एनर्जी कम इमिट करेगा। ये देखिए वेव निकली यहाँ से, कितनी वेव निकली, एच सी न्यू बार माइनस डेल्टा E, इतनी निकलेगी ना। एच सी न्यू बार तो है ही माइनस डेल्टा E, क्योंकि ये पूरा E1 और E3 के बीच का पूरा डिफरेंस कितना है, एच सी न्यू बार, तो ये कितना रह गया, एच सी न्यू बार माइनस डेल्टा E। ये कम एनर्जी की लाइट निकल रही है, ये लाइट पहले से कम एनर्जी की निकल रही है, क्योंकि पहले तो E1 से E3 में गया और वापस E3 से E1 में ही आया था, वो रैले लाइन थी, लेकिन यहाँ E3 से E2 में ही आया है। तो देख सकते हो, देखने में पता चल रहा है कि एनर्जी निकलने वाली छोटी है, आने वाली ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्कैटर्ड लाइट की फ्रिक्वेंसी, स्कैटर्ड लाइट परिकिरणित प्रकाश की आवृत्ति कम हो गई और इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई। और ऐसी लाइट जिसमें स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी कम हो जाती है, उसको कहते हैं स्टोक्स रमन इफेक्ट, स्टोक्स रमन इफेक्ट। अब ऐसा भी तो हो सकता है, यही लेवल हो, E1, E2 और E3, और पार्टिकल जो है वो कहाँ पड़ा हो, E2 पे पड़ा हो, यानी कि एक्साइटेड स्टेट पे पड़ा हो। अब आपको पता है ना कि एक्साइटेड स्टेट पे तो पार्टिकल बहुत कम होते हैं, है ना। उत्तेजित अवस्था में कणों की संख्या हमेशा ही कम होती है ग्राउंड स्टेट की कंपैरेटिवली। E1 तो ग्राउंड स्टेट है, यहाँ तो पार्टिकल बहुत होंगे, इसका मतलब स्टोक रमन इफेक्ट तो बहुत वाइड होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बार होता है, क्योंकि E1 लेवल पे बहुत बैठे होते हैं, लेकिन E2 लेवल पे बहुत कम बैठे होते हैं। इसलिए अब जो इफेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ वो बहुत रेयर होता है, लेकिन बहुत ही रेयर होता है, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एक्साइटेड लेवल के अंदर E2 एक्साइटेड लेवल है, E1 तो ग्राउंड था, तो पिछला केस तो ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ग्राउंड में सारे पार्टिकल बैठे होते हैं। अब यहाँ एक्साइटेड लेवल है E2, तो एक्साइटेड लेवल में पार्टिकल कम बैठे होंगे, तो ये इफेक्ट बहुत ही रेयर होता क्या है, E2 लेवल में बैठे हैं, इधर से जो एनर्जी आ रही है मैं वही नाम दे देता हूँ एच सी बाई लैम्डा, और एच सी बाई लैम्डा को क्या लिखते हैं, एच सी बाई लैम्डा को एच सी न्यू बार, ठीक है। यहाँ से पार्टिकल यहाँ चले गए E3 में, अब पार्टिकल E3 से E1 में आ जाए, अब देखिए बिल्कुल उल्टा केस हो गया, E3 से E1 में आ जाए और ये जो डिफरेंस है ये कितना है, डेल्टा E का डिफरेंस है।
तो अब एनर्जी क्या होगी, एच सी न्यू बार प्लस डेल्टा ई। देखिए अब इमिट होने वाली एनर्जी ज़्यादा है और एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी कम थी, इसको कहते हैं एंटी स्टोक्स रमन इफेक्ट। स्टोक्स रमन इफेक्ट के अंदर क्या था, इंसिडेंट ज़्यादा थी, स्कैटर्ड कम थी। और एंटी स्टोक्स रमन इफेक्ट में क्या है, इंसिडेंट कम है, स्कैटर्ड ज़्यादा है। समझ गए। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, मैंने पहले ही बोला क्यों रेयर होता है, क्योंकि इस केस के अंदर आपको क्या मिलता है, इस केस के अंदर पार्टिकल एक्साइटेड लेवल में बैठे होते हैं, इसीलिए ये बहुत ही कम मिलता है। क्लियर होगी बात। ये रमन इफेक्ट के अंदर आपका मेन फंडा था। समझते हैं अब इसको। देखिए अब हम अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज द रमन इफेक्ट, रमन स्पेक्ट्रा, ये हमारा मेन चीज़ जो है हमने कवर कर ली है। देखिए When a strong beam of visible और ultraviolet line spectral light, हिंदी में बोलें एक बहुत ही प्रबल स्ट्रॉन्ग एक बीम आएगी, किसकी, विजिबल लाइट की या अल्ट्रावायलेट लाइट की, दृश्य प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश की, इल्यूमिनेट्स आके गिरती हैं अगेंस्ट अ लिक्विड और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल। कोई गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल हो सकता है। तो उसका स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड ऑल डायरेक्शंस। लाइट का स्मॉल फ्रैक्शन सभी दिशाओं के अंदर क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। हमने बताया ये, यानी कि ये जैसे मान लीजिए, इसको अगर हम आपको डायग्राम से समझाएं, मान लीजिए ये है कोई लिक्विड या कोई ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है या कुछ भी है, उसके ऊपर जैसे ही लाइट आके गिरती है, समझो इसको कोई भी लाइट आके गिरी तो वो स्कैटर्ड लाइट सभी डायरेक्शन में हो जाती है, अलग अलग सभी डायरेक्शन में, यही बोला हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता कि लाइट स्कैटर्ड ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में फैल जाती है। द स्पेक्ट्रा ऑफ स्कैटर्ड लाइट शोज दैट सम लाइन्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज इंसिडेंट लाइट इज फाउंड विच इज कॉल्ड रेलेज लाइन एक्साइटिंग लाइन्स। तो मैंने पहले ही बोला कि जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, अगर तो उतनी ही फ्रीक्वेंसी की लाइट, उतनी ही एनर्जी की लाइट हमारे पास स्कैटर्ड हो, कि बाहर निकले वो भी उतनी, और अंदर जो आके इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है, वो भी, आपतित और प्रकीर्णित की अगर आवृत्ति बराबर है तो वो होगा रेले इफेक्ट, रेले लाइन मिलेगी वहाँ पे, जिसको एक्साइटिंग लाइन कहते हैं, उत्तेजन रेखा कहते हैं। अगर आने वाली की एनर्जी ज़्यादा है और प्रकीर्णित की, स्कैटर्ड की एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो वो होगा स्टॉक इफेक्ट। और उसका डिफरेंस जो है डेल्टा न्यू मान लीजिए फ्रीक्वेंसी का, कि आने वाले की फ्रीक्वेंसी तो न्यू आई है, जाने वाले की इंसिडेंट एस स्कैटर्ड की, और दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल्टा न्यू कह दो। डेल्टा न्यू कह दो। डेल्टा न्यू अगर नेगेटिव है, डेल्टा न्यू अगर नेगेटिव है कि इंसिडेंट के कंपैरेटिवली जो न्यू एस है वो कम है, इंसिडेंट की ज़्यादा है, न्यू एस की कम है। समझ गए बात। पॉजिटिव है डेल्टा न्यू, न्यू एस न्यू आई बड़ा है, न्यू एस छोटा है, डेल्टा न्यू पॉजिटिव है तो वो होगा स्टोक्स इफेक्ट। नेगेटिव है तो एंटी स्टोक्स रमन इफेक्ट। अब देखिए क्लियर होगी बात। वही देयर आर ऑल्सो सम लाइन्स, कुछ लाइनें और भी होती हैं, विच आर चेंज्ड फ्रिक्वेंसी, जिनकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। मतलब सम हैव लोअर फ्रिक्वेंसी, कुछ की फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट से लो हो जाती है, उसको कहते हैं स्टोक्स लाइन। और अदर हैव हायर फ्रिक्वेंसी एंटी स्टोक्स लाइन्स, कुछ की फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट से ज़्यादा हो जाती है, एंटी स्टोक दैट देन दैट ऑफ रेले लाइन, रेले लाइन से। दीज लाइन्स हैविंग कंबाइंड नेम रमन लाइन्स, इनको रमन लाइन्स कहते हैं और इस इफेक्ट को रमन इफेक्ट कहते हैं। ये मैं सारा बता चुका हूँ। अब देखिए यही चीज़ मैंने डायग्राम में शो की है। पहली जो बीच में लाइन शो की है वो रेले लाइन है। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच में बना हुआ है। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे है, फ्रीक्वेंसी पीछे चली गई, मतलब डेल्टा न्यू पीछे चली गई, यानी कि डेल्टा न्यू पीछे चली गई नेगेटिव, यानी कि इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी तो क्या है, अब ये लाइन जो है ये इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी ही है, क्योंकि यही इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी है, यही रेले लाइन की फ्रीक्वेंसी है। रेले लाइन में, रेले लाइन के अंदर फ्रीक्वेंसी उतनी ही इमिट होती है जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी की लाइट वो बाहर निकालता है। तो यानी कि ये एक तरीके से एक्साइटेड है, एक्साइटेड लाइन वाली एक तरीके से रेले लाइन, ये तो रेले लाइन समझ आ गई बात। अब अगर इंसिडेंट से फ्रीक्वेंसी कम हो इमिशन की तो वो हो जाती है स्टॉक लाइन, और अगर ज़्यादा हो तो वो हो जाती है एंटी स्टॉक लाइन। अब एंटी स्टॉक लाइन
कम दिखाई दे रही है, छोटी छोटी, और स्टॉक लाइन थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है और ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि एंटी स्टॉक लाइन के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उत्तेजित स्तर पे, एक्साइटेड लेवल पे बैठे होते हैं, और एक्साइटेड लेवल पे बैठे होते हैं इसीलिए एंटी स्टॉक लाइन के अंदर बहुत कम लाइंस हैं। क्योंकि एक्साइटेड लेवल पे जो पार्टिकल बैठा होता है उस ज़रूरी नहीं कि सारे पार्टिकल बैठे हो। एक्साइटेड लेवल पे पार्टिकल हमेशा ग्राउंड से कम होते हैं, यहाँ तो ग्राउंड पे बैठे होते हैं। अभी बताया था ना, देखो कि ये पहला लेवल, ये दूसरा है, तीसरा, ऐसे ही बना लो। चलो इनका नेमिंग मत दो। अब स्टॉक लाइन में तो क्या था, स्टॉक लाइन के अंदर पार्टिकल यहाँ बैठा था, यहाँ से यहाँ गया था और वापस यहाँ से यहाँ आया था। तो एब्जॉर्ब ज़्यादा किया, इमिट कम किया, एब्जॉर्ब ज़्यादा किया है ना। तो देखिए फ्रिक्वेंसी इसकी कंपैरेटिवली, इंसिडेंट की कंपैरेटिवली स्कैटर्ड की फ्रिक्वेंसी क्या है, जो बाहर निकल रही है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, कम है, इसीलिए पीछे बना दिया। लेकिन इसमें उल्टा था। इसमें अगर मैं आपको रेड कलर से शो करूँगा, पार्टिकल यहाँ बैठा था एक्साइटेड लेवल पे, तो यहाँ से यहाँ एब्जॉर्ब तो कम किया, लेकिन यहाँ से आया नीचे, इमिट ज़्यादा किया। तो एक्साइटेड लेवल पे था, इमिट ज़्यादा की, इसलिए ज़्यादा इमिशन है, आगे बना दिया, आने वाली कम फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ शो की गई है। दोनों क्लियर हो गए। अब देखिए, द एंटी स्टॉक रमन लाइन्स आर मच वीकर कम्पेयर टू स्टॉक्स रमन लाइन। ये मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि एंटी स्टॉक रमन लाइन्स थोड़ी वीक होती हैं स्टॉक रमन लाइन के कंपैरेटिवली। अब देखिए, अब हमारे पास आता है इसमें आगे, कहते द मोस्ट सूटेबल। अब देखिए इसके अंदर अब हम एक्सपेरिमेंटल, ये तो आपके पास पूरा हो गया इसका बेसिक, ठीक है, और बेसिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे जब हम इसका क्वांटम हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये 2-3 बार एक ही चीज़ बता चुका हूँ और आपको ये क्लियर हो गया होगा। 15-16 मिनट हमारे हुए हैं और इसमें हमने लगभग सारा ही कवर कर लिया। अब आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि रमन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। देखिए एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, जनरली पहले डायग्राम पे आ जाओ, बाकी कुछ नहीं है इसमें। एक ट्यूब ली, इसको रमन ट्यूब कहते हैं, इतनी को। इस रमन ट्यूब के टी को रमन ट्यूब कहते हैं, जो टी से शो किया गया। इसके अंदर भरा होता है कोई भी लिक्विड जिसका हमें रमन स्पेक्ट्रम देखना है। जिस भी लिक्विड का, गैस का या ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल का हमें रमन स्पेक्ट्रम देखना है, उसको इस टी ट्यूब में भर देते हैं। और एक साइड इसमें क्या है, देखिए एक साइड मैं यहाँ ब्लू कलर से मार्क करूँगा, ये देखिए, ये एक सींग है ऐसे, है ना, हॉर्न, और वो भी ब्लैक पेंटेड है। यानी कि यहाँ से जो भी लाइट जाएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरफ लाइट निकलनी ही नहीं चाहिए, जितनी भी रेडिएशन होगी वो इस तरफ जानी नहीं चाहिए, यहाँ से टक्कर मार के वापस इधर ही जानी चाहिए, और जानी भी इधर ही चाहिए क्योंकि इधर लेंस लगा है। इधर तो कुछ जाना ही नहीं चाहिए, सारा कुछ इधर जाना चाहिए। लेंस लगा है, उसके बाद स्पेक्ट्रोग्राफ लगा है, यहाँ से स्पेक्ट्रम मिल जाएगा हमें, स्पेक्ट्रोग्राफ से स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, तो स्पेक्ट्रोग्राफ में ही सब रिकॉर्ड होना चाहिए। ये एल और एल जो हैं ये स्पार्किंग, ये क्या है, इससे स्पार्किंग को रोकने के लिए बीच में जे लगे हुए हैं। आर दोनों रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। तो कुछ नहीं है इसमें, आपको बस डायग्राम थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो, मोस्ट सुटेबल रमन सोर्स इज लेज़र। लेज़र का यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। लेज़र लाइट्स उसके ऊपर डालते हैं और इंसिडेंट करते हैं, उसके बाद देखते हैं, उसके अंदर से गुजारते हैं, फिर उसके पार जो निकलती है लाइट उसको एब्जॉर्ब करते हैं कि कम फ्रिक्वेंसी की है कि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की है। कम फ्रिक्वेंसी की हो तो, अभी हमने देखा ना, कम फ्रिक्वेंसी की हो तो स्टॉक लाइन, क्योंकि पीछे चला गया। ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की हो तो एंटी स्टॉक लाइन, ये मैं समझा चुका हूँ। अब देखिए, ठीक है, एक्सपोनेंशियली क्योंकि इंटेंस ज़्यादा होता है लेज़र इसलिए यूज़ करते हैं। हाई मोनोक्रोमेटिक होता है इसीलिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। रमन ट्यूब जो है यूज्ड फॉर लिक्विड्स इन थिन वॉल्ड ग्लास, क्वार्ट्ज की या ग्लास की बनी होती है। 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। इस तरीके से होती है। इसका जो ये लेंथ है ये 15 सेंटीमीटर होता है और ये जो डायामीटर है ये कितना होता है, 2 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके की ट्यूब होती है जो टी से शो की गई, ये इस तरीके की ट्यूब होती है। ठीक है, यही सारी थ्योरी है, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद
अदर ड्रॉप वगैरह वगैरह कवर्ड होता है। एक्सपेरिमेंटल लिक्विड को इसमें फिल कर देते हैं। फ्लैट एंड सर्व्स एज द विंडो थ्रू विच स्कैटर्ड लाइट इमर्जेस। बिल्कुल ठीक है, इस तरफ से एक विंडो है, ये जो शो की गई है, स्लिट्स लगी हैं उसके बाद ये दोनों, उसके बाद लेंस लगा है, लेंस फोकसिंग के लिए लगा है स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर जाके। और स्पेक्ट्रोग्राफ आप पढ़ते हो, किसके अंदर पढ़ते हो स्पेक्ट्रोग्राफ? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, बिल्कुल सही है। और न्यूक्लियर फिजिक्स में स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ते हो, वो है ये, स्पेक्ट्रम बनाने के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये पास करता है ऐसे, इधर जो जाएगा वो वापस मुड़ आएगा, यही लिखा हुआ है आगे, पूरा यही लिखा हुआ है। द फ्लैट सर्व्स एज द विंडो, ये फ्लैट हो गया आगे वाला। इमर्ज वाइल द ब्लैकनेड हॉर्न शेप्ड एंड, हॉर्न शेप का टोटली रिफ्लेक्शन करता है बैकवर्ड स्कैटरिंग लाइट को, प्रोवाइड डार्क बैकग्राउंड। बिल्कुल ठीक है, स्कैटरिंग कर देता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोग्राफ लगा है, फिर उसके बाद देखो टिपिकली अरेंजमेंट, इसको पढ़ लेना, कुछ नहीं है इसके अंदर, ओके। काफ़ी इजी है ये आपका हो जाता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। देखिए अ प्लेन विंडो ऑफ रमन ट्यूब इज फोकसिंग ऑन स्लिट, बिल्कुल मैंने बोला ना आगे स्लिट लगी हुई हैं दो। स्पेक्ट्रोग्राफ विच फोटोग्राफ बनता है उसके अंदर, स्पेक्ट्रोग्राफ में स्पेक्ट्रम बन जाता है, ठीक है। अब ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला पैरा, इसको ध्यान में रखना है। अभी आपको ये जो चीज़ है समझ तो आई गई होगी, ये रिफ्लेक्टर है, ये ट्रांसमीटर करता है, यहाँ से इस तरफ जाती है लाइट, ये स्लिट लगी हुई है, ये लेंस लगा है, लेंस स्पेक्ट्रोग्राफ में फोकसिंग करता है, स्पेक्ट्रोग्राफ हम न्यूक्लियर में पढ़ते हैं। ये उसका जो भी ऐसे 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 स्पेक्ट्रम बनता है, वो स्पेक्ट्रम न्यू के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी का स्पेक्ट्रम बना देता है, जैसा कि हम ब्लैक बॉडी के अंदर स्पेक्ट्रम बनाते हैं उस तरीके से जो भी स्पेक्ट्रम पीक आती हैं। देख लेते हैं कितने, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना ऑर्गेनिक के अंदर, कि कितने पे पीक आ रही है, वो किसकी है, COH की है या OH की है, एमीन की है, NH2 ग्रुप की है, वो सब यहाँ से पता चल जाता है, स्पेक्ट्रम बन जाता है, वहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है। अब देखिए रमन स्पेक्ट्रम ऑफ गैसेस आर जनरली वीकर, गैसों के लिए रमन स्पेक्ट्रम थोड़ा वीक होता है, लिक्विड के लिए थोड़ा प्रगाढ़, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। फिर गैसेस के लिए वेरी लॉन्ग डिस्चार्ज लैंप, यानी कि जो ये डिस्चार्ज लैंप जो लगा होता है जिससे वो रेडिएशंस आती हैं, वो बहुत लॉन्ग लेना पड़ता है। रमन ट्यूब भी लंबी यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। मिरर्स तो लगाए ही होते हैं लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि जो वो RR लगे हुए हैं ना, वो इसीलिए लगे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ट्यूब के अंदर जाए, रिफ्लेक्टर जो लगे हुए हैं वही चीज़ है। अब देखिए क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, मैं ये समझा चुका हूँ, वही चीज़ जो मैंने बोला कि एक चीज़ को हम अब बार बार डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ है ये जो हमें डिस्कस करनी है। देखिए क्वांटम थ्योरी की बात करें, वही बात है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट ऑफ वेव नंबर न्यू बार इज़ अ बंडल ऑफ फोटॉन्स, बिल्कुल एनर्जी HC न्यू बार होगी, वो आएगी यहाँ से, ठीक है। कोलिजन में भी इलास्टिक, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज सेम इन सेम द स्कैटर्ड मेंटेन्स इन इनिशियल एनर्जी, जितनी एनर्जी की आ रही है उतनी एनर्जी इमिट होगी, कितनी एनर्जी आ रही है HC न्यू बार आ रही है, उतनी HC न्यू बार बाहर निकलेगी, ये हो जाएगा रैले लाइन। और न्यू बार इसकी क्या हो जाएगी, क्लियर होगी, न्यू बार इसकी क्या हो जाएगी, वेव नंबर हो जाएगी। लेकिन अगर कोलिजन ऐसी है, इनइलास्टिक है, तो मॉलिक्यूल्स इनिशियल एनर्जी स्टेट टेक्स सम एनर्जी फ्रॉम फोटोन, से कुछ एनर्जी लेगा, गोज टू द हायर एनर्जी स्टेट, देन फोटोन इज कॉन्जिक्वेटली स्कैटर्ड विद स्मॉलर एनर्जी, कम एनर्जी से स्कैटर्ड होगा, लेगा तो ज़्यादा एनर्जी लेकिन देगा कम एनर्जी। कहने का मतलब शायद आप समझ गए होंगे मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। देखिए स्टॉक लाइन है, और स्टॉक लाइन में क्या है, A पॉइंट से उठ के ये यहाँ पहुँचता है, और यहाँ से फिर B पॉइंट पे, A से B पॉइंट पे ही जाना है। A से यानी कि एब्जॉर्ब तो इतना करता है लेकिन इमिट इतना ही करता है। एब्जॉर्ब तो HC न्यू बार करता है, इमिट HC न्यू बार माइनस डेल्टा E करता है। ये डेल्टा E देखो, ये यानी कि डेल्टा E, ये डिफरेंस है, डेल्टा E कम इमिट करता है ना। तो इसका मतलब ये होगी स्टॉक लाइन। और डेल्टा E ज़्यादा इमिट करे उठ के, तो यहाँ से जाए एक्साइटेड लेवल से यहाँ पर और आए नीचे, तो इमिशन ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कम। तो अब HC न्यू बार प्लस डेल्टा E ये इमिट करता है।
डेल्टा ई अब इसमें प्लस हो जाता है, ये हो जाती है एंटी स्टॉक लाइन। और अगर ये यहाँ से उठ के यहाँ जाए और वापस यहीं से यहीं आ जाए उसी लेवल में, तो ये हो जाती है रैले लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। यही यहाँ पर समझाया हुआ है। एनर्जी क्या है, अब वही है एच सी न्यू बार, पहले केस में माइनस डेल्टा ई, एच सी का कर दो डिवाइड, तो न्यू बार माइनस डेल्टा ई बाई एच सी हो जाएगा। तो डेल्टा ई बाई एच सी जो है ये हो जाएगा वेव नंबर में कमी या बढ़ोतरी, इसमें कमी हो जाएगी है ना, वेव नंबर शिफ्ट हो जाएगी ये रमन स्टॉक लाइन के लिए, जबकि ये हो जाएगी एंटी स्टॉक रमन एंटी स्टॉक लाइन के लिए ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हम इसको पढ़ चुके हैं। अब देखिए सिचुएटेड दोनों ओर स्थित होती हैं ये रैले लाइन के। रमन शिफ्ट गिव्स डायरेक्टली द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सेम वही चीज़ है सारी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एक्साइटेड स्टेट इज़ वेरी स्मॉल, एक्साइटेड स्टेट में बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए मैंने बताया था एंटी स्टॉक लाइन वीक होती है स्टॉक लाइन के कंपैरेटिवली, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एंटी स्टॉक लाइन के अंदर पार्टिकल कहाँ से उठ के जाते हैं, देखिए एंटी स्टॉक में कहाँ से उठ के जा रहे हैं, सेकंड लेवल से उठ के जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं फर्स्ट में, ए से चलते हैं बी पे आते हैं, वही बता रहा हूँ। यहाँ ग्राउंड स्टेट से उठ के जा रहे हैं देखो ए पॉइंट से, और पहुँच रहे हैं एक्साइटेड में, इसलिए यहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी, यहाँ कम पॉसिबिलिटी, इसीलिए ये जो लाइन होती है ना एंटी स्टॉक लाइन, ये वीक होती हैं। और ये पीछे भी मैंने आपको बता दिए, ये देखिए एंटी स्टॉक लाइन जो है देखिए एंटी स्टॉक लाइंस वीक हैं, कम दिख रही हैं, दो दो ही बनाई है इधर, इसके अंदर देखिए कितनी है, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आगे देखिए अब देखिए टू ऑब्जर्व रमन स्पेक्ट्रम देयर मस्ट बी चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैरेक्टरिस्टिक रमन शिफ्ट इन वेव नंबर, कुछ भी नहीं है। अभी तो हमने ये देखा एक्स रैले लाइन की न्यू ही एनर्जी है, रैले लाइन की एनर्जी क्या, डेल्टा न्यू बार देखना है, तो डेल्टा न्यू बार आपको यही देखना पड़ेगा न्यू ई बार माइनस न्यू एस, स्कैटर्ड के साथ कितना डिफरेंस है, स्कैटर्ड के साथ जो डिफरेंस होगा वही होगा। अब न्यू एस क्या है, स्टॉक लाइन है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि रमन लाइन से स्टॉक लाइन क्या है, पीछे है, देखा ना हमने, कम फ्रीक्वेंसी की होती है। रमन लाइन जो है सॉरी रैले लाइन से स्टॉक लाइन पीछे बनती है, एंटी स्टॉक लाइन आगे बनती है। तो एंटी स्टॉक लाइन आगे बनती है, तो एंटी स्टॉक लाइन के अंदर क्या कर दिया, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर है, ये है रैले लाइन का। तो रैले लाइन से कुछ ज़्यादा है, देखो कुछ ऐड हो गया ना, ये एंटी स्टॉक हो गया, और रैले लाइन से कुछ कम हो गया है ना, यहाँ से न्यू एस निकालना, न्यू एस बार स्टॉक लाइन का क्या आएगा, न्यू ई बार माइनस डेल्टा न्यू बार आएगा, तो यहाँ कुछ कम है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ शो की गई है। लाइज आई आर, ये फिर ध्यान रखना इंफ्रारेड रीजन के अंदर होता है ये, रमन स्पेक्ट्रम की जो लाइंस होती हैं सारी की सारी वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती है, रमन स्पेक्ट्रम की लाइंस इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती है। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ स्टॉक रमन लाइंस ग्रेटर देन होती है इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्टॉक रमन लाइन से, रीज़न क्लियर है। एंटी स्टॉक रमन लाइन में पार्टिकल एक्साइटेड लेवल से उठ के जाता है, और एक्साइटेड लेवल से जब कोई भी पार्टिकल जाता है तो एनर्जी वहाँ से चांसेस हमेशा कम होते हैं। रमन स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। हम दोनों अलग अलग नहीं पढ़ेंगे ये, क्योंकि मास्टर क्लास का है ये, ग्रेजुएशन क्लास का नहीं, दोनों अलग अलग पढ़ना। आपको याद रखना है कि दो टाइप का होता है, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। फिर इसके सिलेक्शन रूल ध्यान रखने हैं। वाइब्रेशनल का सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, और रोटेशनल का होता है डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 2। ये आपको माइंड में फिक्स कर लेने हैं। डेल्टा वी प्लस माइनस 1, इसका मतलब वी की वैल्यू जो है वो एक चेंज हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा या दो, यानी कहने का मतलब एक से ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती। ये लेवल है पहला दूसरा तीसरा, यानी कि इसमें पार्टिकल क्या करेगा, दूसरे से पहले में आएगा, पहले से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से दूसरे में। ऐसा नहीं है कि तीसरे से पहले में आ जाए,
क्योंकि तीसरे से पहले में आएगा तो चेंज कितना हो गया, 3 - 1 बराबर 2, तो 2 तो है ही नहीं यहाँ पे, ना ही पहले से तीसरे में जा सकता है। पहले से तीसरे में जाएगा तो 1 - 3 बराबर -2, यहाँ तो 2 है ही नहीं, यहाँ है +-2। मतलब वाइब्रेशनल लेवल के अंदर तो वो एक ही जंप करेगा, लेकिन रोटेशनल लेवल में या तो वो 0 जंप करेगा या 2 जंप करेगा। यानी कि रोटेशनल लेवल में वो अगर आप 1 2 3 4 बनाओ, 1 2 3 4 5, तो रोटेशनल लेवल में वो पहले से तीसरे में ही जाएगा या दूसरे से चौथे में जाएगा, 5 में से तीसरे में आएगा, है ना, चौथे से दूसरे में आएगा, तीसरे से पहले में, मतलब पहले से दूसरे में नहीं जा सकता, क्योंकि डेल्टा जे की वैल्यू +-1 नहीं है, 0 और +-2 है। एक वाइब्रेशन लेवल में बहुत सारे रोटेशन लेवल होते हैं, तो एक वाइब्रेशन लेवल के एक नंबर से दूसरे वाइब्रेशन लेवल के v=1 से v=2 के पहले लेवल में वो जा सकता है, क्योंकि डेल्टा जे 0 हो सकता है। क्लियर होगी बात, यही यहाँ पे बताया है। अब रमन शिफ्ट, तो रमन शिफ्ट जैसे हमने अभी रमन इफेक्ट के बारे में स्टडी किया, तो अब रमन शिफ्ट के बारे में आपको इजीली क्लियर हो चुका है। क्या होता है, वेव नंबर का डिफरेंस होता है। किस किस की वेव नंबर, एक तो इंसिडेंट लाइट की वेव नंबर, एक तो इंसिडेंट लाइट की वेव नंबर, वही लिखा है, द डिफरेंस इन वेव नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन विद स्कैटर्ड फोटोन इज कॉल्ड रमन शिफ्ट। यानी कि न्यू बार क्या हो गया, न्यू आई माइनस न्यू एस का बार, इंसिडेंट माइनस स्कैटर्ड। अब आपको पता है न्यू बार होता है 1/λ, तो ये हो जाएगा 1/λ_i, ये हो जाएगा 1/λ_s, तो डेल्टा न्यू हो जाएगा 1/λ_i 1/λ_s। और लैम्डा ध्यान रखना, इंसिडेंट पहले है और स्कैटर्ड बाद में है, इम्पॉर्टेंट चीज़। रमन शिफ्ट फिर फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वेव नंबर है, न्यू आई बार माइनस न्यू एस बार, इसको लिखा 1/λi माइनस 1/λs। अब लैम्डा क्या होता है, न्यू = c/λ, तो लैम्डा = c/न्यू, देन 1/λ क्या हो जाएगा, न्यू बाई सी, तो लैम्डा आई तो न्यू आई बाई सी, लैम्डा एस न्यू एस बाई सी, देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, न्यू आई बाई सी न्यू एस बाई सी। तो यहाँ से डेल्टा न्यू बार क्या आ गया, सी को कॉमन लीजिए नीचे, न्यू आई माइनस न्यू एस बाई सी। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्लियर है ना, बीच में रैले लाइन थी, पीछे इधर स्टॉक्स लाइन बनी हुई थी और इधर एंटी स्टॉक लाइंस, यानी कि ये न्यू आई था, ये न्यू स्टॉक का था, ये न्यू एंटी स्टॉक का मान लीजिए स्कैटर्ड। अब देखिए स्टॉक लाइन में न्यू एस छोटा है न्यू आई से, छोटा है ना, न्यू एस छोटा है न्यू आई से, इसका मतलब डेल्टा न्यू बार पॉजिटिव हो जाएगा। वही लिखा हुआ है कि रमन शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, रमन शिफ्ट की वैल्यू पॉजिटिव होती है स्टॉक रमन लाइन के लिए। क्यों, क्योंकि स्टॉक रमन लाइन में न्यू आई बड़ा होता है न्यू एस से, और हमारे पास ऊपर क्या है, न्यू आई माइनस न्यू एस बाई सी ही तो है, डेल्टा न्यू बार, है ना। तो न्यू आई बड़ा है न्यू एस से, तो ये चीज़ पॉजिटिव हो गई स्टॉक लाइन। लेकिन ज़ीरो होता है रैले लाइन के लिए, क्योंकि न्यू आई और न्यू एस रैले में बराबर होते हैं, कितनी बार तो कर दिया, तो वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन नेगेटिव होता है एंटी स्टॉक रमन लाइन में, क्योंकि न्यू आई से न्यू एस बड़ा होता है। न्यू आई यहाँ था, ध्यान दीजिए, ये रैले लाइन थी, फिर यहाँ चले गए थे, दिखाई देता हूँ मैं जस्ट थोड़ा स्पीड से निकाल के इसको, ये देखिए, ये था ना एंटी स्टॉक लाइन, देखिए ये न्यू आई था, अब इसका न्यू एस देखिए बड़ा है न्यू आई से, तो न्यू आई माइनस न्यू एस नेगेटिव हो जाएगा, है ना। इसका न्यू एस क्या है, छोटा है न्यू आई से, तो इसका न्यू आई माइनस न्यू एस पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए स्टॉक लाइन के लिए डेल्टा न्यू बार या रमन शिफ्ट पॉजिटिव होती है, याद रखना, ये रैले के लिए ज़ीरो होती है और इसके लिए नेगेटिव होती है। ठीक है, यही क्वेश्चन बार बार आता है एग्ज़ाम के अंदर कि जो रमन शिफ्ट है उसके बारे में आप लोग वाइडली क्या कीजिए, बताइए। तो अब देखिए जस्ट थोड़ा सा बचा है, अब तो यही आ गया, ज़ीरो होता है रैले के लिए, रमन शिफ्ट पॉजिटिव होता है, रमन शिफ्ट नेगेटिव होता है, तीनों चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं सिलेक्शन रूल्स, और उसके बाद रमन इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। सिलेक्शन रूल्स मैंने आपको बता दिए, रोटेशनल लेवल के लिए ये होता है, वाइब्रेशन के लिए ये होता है। एक चीज़ यहाँ समझ लेते हैं,
दोनों इकट्ठे क्यों आ रहे हैं? रमन इफेक्ट तो देखिए दो टाइप का है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल अलग अलग। यहाँ दोनों अलग अलग ये हैं, लेकिन इकट्ठों का क्या मतलब? देखिए, मान लीजिए एक वाइब्रेशनल लेवल में ना बहुत सारे रोटेशनल लेवल होते हैं। ये बात आपको माइंड में क्लियर रखनी है। मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, आप थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिए। मैंने आपको एक बात बताई कि डेल्टा जे जो है वो यहाँ तो 0 हो सकता है या +-2 हो सकता है, लेकिन डेल्टा वी +-1 ही होगा। समझते हैं, एक वाइब्रेशनल लेवल में बहुत सारे रोटेशनल लेवल होते हैं। ये आपको अब अच्छे से समझ में बात आ गई है। देखिए कैसे इसको बताते हैं हम। मान लीजिए ये वाइब्रेशनल लेवल मैंने 2 बना दिए, ये v = 1 है और ये v = क्या है? 2 है। इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे? लेवल्स होंगे। कौन से लेवल होंगे बहुत सारे इसके अंदर? मैं इसको ब्लू कलर से बनाने वाला हूँ। इसके अंदर देखिए बहुत सारे इस तरीके से लेवल होंगे जो कि रोटेशनल लेवल होंगे। इसके अंदर भी रोटेशनल लेवल होंगे। पहले के अंदर जो रोटेशनल लेवल है ये j = 0, फिर j = 1, j = 2, j = 3। ये पहले के अंदर है, पहले वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल है। j रोटेशन को बताता है 0, j = 1, j = 2, j = 3। v भी 0 से शुरू कर सकते हो, मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही 2, 3 जितने मर्जी। v तो एक ही चेंज हो सकता है। डेल्टा v क्या है? ये बात क्लियर हो गई ना अब? डेल्टा v क्या है बेटा? डेल्टा v है +-1। इसका मतलब एक ही चेंज हो सकता है। इसका मतलब v = 1 से v = 2 ही जा सकता है, v = 2 से v = 3 जा सकता है, v = 3 से v = 4 ही जा सकता है, इससे कम ज़्यादा नहीं। लेकिन j कितना जा सकता है ये भी क्लियर है आपको। j या तो 0 जा सकता है या फिर +-2 जा सकता है, ठीक है ना? तो देखिए अब यहाँ पे समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये है क्या। देखिए j 0 का मतलब क्या कि j 0 से j 0 जाए, j 1 से 1 जाए, 1 से नीचे भी आ सकता है। देखिए दोनों तरफ एरो लगा रहा हूँ। 2 से 2 में जाए, कहीं भी ऊपर से नीचे, 3 से 3 में। ये तो हो गया डेल्टा j = 0 का केस। v तो 1 ही चेंज हो रहा है देखो पहले से। इसके अंदर नहीं हो सकता। इसी के अंदर आप कहो कि सर डेल्टा j 2 है तो इसके 0 से 2 में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डेल्टा v 0 नहीं है। डेल्टा v +-1, डेल्टा v कम से कम एक चेंज होना चाहिए। अगर इसी के अंदर ये चेंज हो जाए j में, इसी में मान लीजिए j = 0 to j = 2 में चला जाए, डेल्टा j = +-2 का केस करें, तो वो तो डेल्टा v तो चेंज ही नहीं हो रहा, v तो 1 का 1 ही पड़ा है, तो v भी तो +-1 होना चाहिए। इसी चीज़ को आपने क्या करना है, अच्छे से समझना है। अब देखिए यानी कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये तो पहला केस हो गया डेल्टा j 0 वाला। अब केस ये भी तो हो सकता है डेल्टा j 0 की बजाय क्या हो जाए, डेल्टा j +-2 हो जाए। इसका मतलब j = 0 to j = 2 जाएगा, ठीक है? यही किया मैंने। j = 1 to j = 3 जाएगा, 3 से 1 में भी आ सकता है। 3 से 1 में आए तो -2, +-2 दोनों केस हो गए, ये +-2, ये 0 के केस थे सारे। समझ आ गई होगी बात। लेकिन इसी लेवल के अंदर 0 से 2 नहीं जा सकता, क्योंकि v भी तो चेंज होना चाहिए 1। फिर इसी लेवल के अंदर ये एक्सचेंज नहीं हो सकता। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, जो शायद आपको क्लियर हो गई होगी बहुत ईजीली। आ जाइए बैक टू अवर वर्क। यही चीज़ मैंने आपको बताई है, इसके बारे में सारी बात मैंने क्लियर कर दी है। कोशिश की है कि जितना अच्छे से हो सके हम इसको स्टडी कर सकें। तो मुझे लगता है आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। मैं अब आपको ये नोट्स जो है आपको पता है कि अवेलेबल हो जाते हैं। आपको टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। अब जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको मैं एक बार बोर्ड के ऊपर दोबारा बना के सिर्फ 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं, सिर्फ लेवल रिवाइज़ करवाऊंगा, सारी बात उससे क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कितनी बार मैं बताऊं आपको, फिर भी पूरा वीडियो ना देखो तो वो आपकी गलती है। देखिए बहुत सिंपल सी बात हमने यहाँ पे की है।
मैं यहाँ पे जनरल बताऊँगा, उस तरीके से नहीं जैसा हमने वहाँ पे किया है। ये लेवल बनाए थे हमने 3, सिर्फ समझ लीजिए। इस लेवल के बीच का जो डिफरेंस था वो था डेल्टा ई, ठीक है। जो रेडिएशन आती है पहले केस के अंदर, मान लीजिए पार्टिकल, अब 2 बनाता हूँ, एक तो यहाँ बैठा है, एक साथ हो सकता है ना, स्टॉक एंटी स्टॉक एक साथ हो सकता है। एक पार्टिकल तो यहाँ बैठा है जो इस कलर का है, और दूसरा ब्लू कलर का पार्टिकल है वो यहाँ बैठा है। अब ये जो पार्टिकल है, ये यहाँ से जाता है यहाँ, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, कितनी करता है, hc का बार। लेकिन यहाँ से वापस सेकंड लेवल में आता है, यानी कि नीले वाले के लेवल में आता है। ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचता है, तो यही पार्टिकल शो किया है मैंने, कलर से पता चल रहा होगा। अब जो इमिट हो रही है एनर्जी, अब जो एनर्जी इमिट हो रही है यहाँ से, वो तो क्या है, hc बार तो पूरी थी ये, उसमें से कुछ कम है डेल्टा ई, तो इतनी एनर्जी पहले से कम जा रही है। ये कौन सी लाइन है जिसमें एनर्जी कम है, पीछे थी जो लाइन, स्टॉक लाइन मिलेगी। बहुत अच्छा। ब्लू वाला पार्टिकल, अब ब्लू वाला पार्टिकल क्या करता है, मैं ग्रीन कलर से इसका शो कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जाता है, तो एब्जॉर्ब कितना किया, इसको भी चलो hc बार मान लें। लेकिन पहुँचता कहाँ है, बिल्कुल नीचे, शाबाश। पहुँचता कहाँ है, पहुँचता ये बिल्कुल ब्लू वाला था ना, पहुँचता ये कहाँ है, बिल्कुल नीचे। तो अब देखिए जो इमिशन कर रहा है ग्रीन कलर से, जो इमिशन कर रहा है वो अब hc बार प्लस डेल्टा ई है। ये आगे चली गई लाइन, कौन सी, एंटी स्टॉक लाइन, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में है नीले वाला बैठा हुआ, और एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल हमेशा ही कम होते हैं, इसीलिए इसकी जो लाइनें हैं वो कम मिलती हैं। हमने स्टडी किया था ना, इसकी लाइनें कम मिलती है क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर बैठा है, इसलिए इसकी लाइंस क्या मिलती हैं, कम मिलती हैं। तो ये आपके पास मुझे लगता है क्लियर होगी सारी बात। और अगर जहाँ से चला है वापस वहीं आ जाए, मान लीजिए नीले वाला यहाँ से चला था इस लेवल से और वापस इसी लेवल में ही आ जाता तो रैले लाइन मिलती। ये यहाँ से चला है और वापस यहीं आ जाता तो रैले लाइन मिलती, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये था पूरा आपका रमन इफ़ेक्ट। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब करें चैनल, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं, इसको अच्छे से स्टडी करें। नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे मिल ही जाते हैं। मेहनत करें, इसको 2-3 बार वीडियो को देखें, क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।